जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू मैथ्स बाय कंपनी एसएससी। मैथ्स 1100 सीरीज की आज ये पहली क्लास है और सबसे पहले आज हम परसेंटेज चैप्टर पढ़ने वाले हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट्स आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बेसिक देखने वाले हैं, उसके बाद हम देखेंगे फ्रैक्शन टू परसेंटेज और परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन। फिर हम देखेंगे डिराइव्ड परसेंटेज, फिर बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट, इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट और सबसे लास्ट में हम देखेंगे सक्सेसिव। ये सारे कॉन्सेप्ट डिस्कस करने के बाद हम फिर क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम परसेंटेज चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो ये जो चैप्टर है परसेंटेज, इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है। जैसे कि पर मतलब प्रति, और ये जो लिखा हुआ है सेंट, इसका मतलब है सेंचुरी, मतलब 100। मतलब प्रति 100 में, हर 100 में कोई चीज ही परसेंटेज कहलाता है। जैसे मैं अगर यहाँ पे लिख रहा हूँ 20%, तो 20 कितने में से है? 20 100 में से है। अगर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 30%, इसका मतलब 30 कितने में से है? 30 100 में से है। अगर मैं लिख रहा हूँ A%, तो मतलब ए जो है वो कितने में से है? 100 में से है। मतलब परसेंटेज का साइन ये है, परसेंटेज का साइन, परसेंटेज का साइन ऐसा होता है। परसेंटेज का साइन अगर हटेगा तो बटे में 100 आएगा। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। तो अब हम देखेंगे परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन। परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्शन। तो सबसे पहले मैंने आपको ये बताया कि 20% अगर है तो 20 कोई कितने में से है? 100 में से है। 30% अगर है तो 30 कितने में से है? 100 में से 30 है। A% अगर है तो A कितने में से है? 100 में से है। तो परसेंटेज मतलब 100 में से कोई चीज कितना। अगर 20% है तो 20 100 में से है, ठीक है। अब परसेंटेज से फ्रैक्शन में कैसे लेते हैं? जैसे 20% मेरा लिखा हुआ है, तो अगर परसेंटेज हटाना है तो बटे में 100 करना पड़ेगा, 20/100। अब जैसे 20 से एक बार में जाएगा और 20 से 100 5 बार में जाएगा, तो ये 1/5। तो यही है मेरा फ्रैक्शन। 20% को अगर मुझे फ्रैक्शन में लिखना होगा तो मैं 1/5 लिखूंगा। यही परसेंटेज से फ्रैक्शन मेरा हो गया, कन्वर्शन। जैसे अगर मुझे लिखा मेरे पास लिखा हुआ है 33 1/3%, तो 33 1/3% को मैं फ्रैक्शन में कैसे बदलूंगा? तो 33 इंटू 3 99 और प्लस 1 मतलब 100/3, इतना परसेंट। और परसेंट के कारण बटे में 100 आएगा, तो बटे में 100, तो 100 से 100 कट जाएगा, तो ये 1/3 ये फ्रैक्शन मेरा आ जाएगा। मतलब 33 1/3% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आएगा? 1/3 आएगा। तो ऐसे में परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्ट कर सकता हूँ। जैसे अगर मुझे 66 एंड 2/3% दिया रहेगा, तो मैं इसको फ्रैक्शन में कैसे बदलूंगा? 66 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना आएगा? 198, और 198 में 2 मैं जोड़ूंगा तो कितना आएगा ऊपर? 200। 200/3 इतना परसेंट आएगा। लेकिन परसेंट को मुझे उठाना है, परसेंटेज को रिमूव करना है, तो बटे में 100 आएगा। परसेंटेज को अगर रिमूव करना है तो बटे में क्या करना होगा? डिवाइड करना होगा 100 से। परसेंटेज को अगर मुझे रिमूव करना है, मतलब परसेंटेज से अगर मुझे फ्रैक्शन में जाना है, तो मुझे डिवाइड करना होगा किससे? मुझे डिवाइड करना होगा 100 से। तो 200/3 और परसेंटेज के कारण बटे में 100 आएगा, तो जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये कितना आएगा फ्रैक्शन? 2/3। तो परसेंटेज से फ्रैक्शन कन्वर्शन आपको आ गया होगा। अब यही का इसी का उल्टा, अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज कन्वर्शन अगर मुझे करना होगा, तो फ्रैक्शन से अगर परसेंटेज कन्वर्शन करना होगा, तो ये हम कैसे कर सकते हैं? फ्रैक्शन अगर दिया रहेगा मुझे 1/4, जैसे स्कूल में हमें मार्क्स मिलते थे 50 में से, हमें मार्क्स मिलते थे 9। ऐसे हमें स्कूल में मार्क्स मिलते थे 50 में से 9, तो इसे परसेंटेज में हम कैसे बदलते थे? कैसे हम इसे परसेंटेज में बदल सकते हैं? ये मैं अगर बोलूँ तो हमें मार्क्स मिले हैं 50 में से 9, तो इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो ये मेरा परसेंटेज बन जाता है। तो 50 से ये 2 बार में कट जाएगा, तो मेरा 18% आ जाएगा। तो मतलब अगर हमें फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना होगा तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से,
तो हमें मल्टीप्लाई करना होगा 100 से, तो मेरा फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदल जाएगा। अगर परसेंटेज से फ्रैक्शन में बदलना होगा तो डिवाइड करना होगा 100 से, और अगर फ्रैक्शन से परसेंटेज में बदलना होगा तो मल्टीप्लाई करना होगा 100 से। जैसे 1/4, अगर मुझे इसे परसेंटेज में बदलना होगा तो मैं इसे क्या करूंगा, मल्टीप्लाई 100 करूंगा। तो 4 से मेरा ये 25 बार में जाएगा तो मेरा ये 25% आ जाएगा। तो मतलब 1/4 क्या हो गया, 25% हो गया। जैसे मेरा आ गया 3/10, तो 3/10 को मैं परसेंटेज में कैसे बदल दूंगा, 3/10 को मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 से, तो ये मेरा परसेंटेज में आ जाएगा। 0 से 0 कट जाएगा तो मेरा ये आ जाएगा 30%। ठीक है। अभी अगर मुझे दिया रहेगा 40%, नहीं सॉरी, परसेंटेज तो नहीं, अभी अभी अगर मुझे दिया रहेगा 2/5, 2/5, तो इसको मैं 100 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 से मेरा ये कितने बार जाएगा, 20 बार, तो ये मेरा आ जाएगा 40%। तो 2/5 का परसेंटेज वैल्यू कितना आएगा, 40%। समझ गए। तो 1/4 है, इसका परसेंटेज वैल्यू क्या है, 25%। वैसे ही 3/10 का 30%, वैसे ही 2/5 का 40%। तो परसेंटेज टू फ्रैक्शन और फ्रैक्शन टू परसेंटेज हमें समझ में आ गया है। अभी अगर हमें ऐसा दिया हुआ रहेगा कि 25% ऑफ 40, मतलब 25 जो है वो तो 100 में से है। परसेंटेज का मैंने मतलब समझाया कि परसेंटेज मतलब 100 में से उतना, 25% मतलब 100 में से 25, तो 25% मतलब 25 तो 100 में से है, लेकिन ऑफ 40, ऑफ मतलब होता है मल्टीप्लाई, तो 40 में से कितना, ऑफ 40, तो 25% का मतलब होता है 25/100 मल्टीप्लाई 40, तो 25 से एक बार, 25 से 4 बार, और 4 से ये 40, 10 बार, तो मेरा आंसर आ गया 10। ठीक है। अगर मुझे ऐसा दिया रहेगा कि 30% ऑफ 300, तो 30 कितने में से है, 30 तो 100 में से है, लेकिन 300 का कितना, तो 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो ये मेरा आ जाएगा 90। ठीक है। अब अगर मुझे ये ऐसा दिया रहेगा 66 होल 2/3% ऑफ 999, तो मैं क्या करूंगा, 66 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा, 198 प्लस 2 करूंगा, तो मेरा यह कितना आएगा, 200/3, और परसेंटेज के कारण बटा 100 ऑफ, मतलब मल्टीप्लाई इंटू 999, तो मतलब 0 0 कट जाएगा, 0 0 कट जाएगा, और 3 से ये जाएगा 3 3 3 टाइम, और ये आएगा 6 6 6। ठीक है। लेकिन हर बार मुझे क्या करना पड़ रहा है, परसेंटेज से मुझे फ्रैक्शन बनाना पड़ रहा है, फिर मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो जा रहा है। यहीं पे अगर मुझे इसका फ्रैक्शन अगर डायरेक्ट याद रहे कि 66 होल 2/3% का फ्रैक्शन होता है 2/3, 66 होल 2/3% का फ्रैक्शन अगर होता है 2/3, अगर मुझे डायरेक्ट याद रहे तो मैं क्या करूंगा, इसकी जगह पे 2/3 लिखूंगा और 999 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मेरा डायरेक्ट ये 3 बार जाएगा, और ये 6 मेरा आंसर आ जाएगा, डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसीलिए हमें कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज है, उसके फ्रैक्शन हमें याद करना होता है। परसेंटेज चैप्टर में कुछ स्टैंडर्ड परसेंटेज होता है और उसके फ्रैक्शंस हमें याद करने होते हैं, इसे मैं परसेंटेज टेबल में पढ़ाता हूँ। तो हमें परसेंटेज टेबल कुछ याद करना होता है। जैसे 100% का फ्रैक्शन होता है एक, जैसे 100% मतलब कोई चीज अपने आप में 100% होता है, कोई चीज अपने आप में 100% होता है। जैसे कोई पेन हो गया, तो वो पेन खुद में अपने आप में 100% है। जैसे आप अपने आप में खुद में 100% हो, और उसका फ्रैक्शन हो गया एक, मतलब वो चीज एक है, तो फ्रैक्शन में वो एक है। अगर दो साइड में मैं दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दूं तो क्या आएगा, 50% आएगा। 50% मतलब आधा, तो वो फ्रैक्शन में क्या आएगा, आधा, मतलब हाफ हो जाएगा। तो 100% का फ्रैक्शन मान एक होता है, 50% का फ्रैक्शन मान हाफ होता है। ऐसे ही हमें एक परसेंटेज टेबल बनाना होता है कि स्टैंडर्ड कुछ परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू हमें क्या करना होता है, याद करना होता है। कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, अगर परसेंटेज 50% का हाफ लिख रहा हूं तो मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बस 100 से भाग कर रहा हूं, 50 को 50/100 कर रहा हूं, 50 से एक बार, 50 से दो बार, बस ये हाफ मैं ये याद कर रहा हूँ। 50% का डायरेक्ट मैं हाफ याद कर रहा हूँ ताकि मुझे क्वेश्चन करने में बाद में आसानी हो। तो हमें कुछ परसेंटेज वैल्यू हमें याद करना है। जैसे 100% एक होता है, 50% 1/2 होता है, ऐसे ही 33 होल 1/3%, 1/3 होता है, 25%
1/4 होता है 20%। 1/5 होता है 16 होल 2/3%। 1/6 होता है 14 होल 2/7%। 1/7 होता है 12 होल 1/2%। 1/8 होता है, और 12 होल 1/2% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 12.5%। 1/2 मतलब 0.5, तो 12.5% भी 1/8 होता है। ठीक है। अच्छा, अब 11 होल 1/9%, इसको हम 11 डेसिमल में भी लिख सकते हैं, 11.11% भी लिख सकते हैं। इसका मान होता है 1/9। 10%, जो कि होता है 1/10। ठीक से लिख देता हूँ इसे मैं। 10% होता है 1/10। 9 होल 1/11%, ये होता है 1/11। 8 होल 1/3%, ये होता है 1/12। ठीक है। 7 होल 9/13%, ये होता है 1/13। 7 होल 1/7%, ये होता है 1/14। 6 होल 2/3%, जिसे हम 6.66% भी लिख सकते हैं, ये होता है 1/15। 6 होल 1/4%, जिसे हम 6.25% भी लिख सकते हैं, ये होता है 1/16। ठीक है। बाकी मैं पिछले पेज में, मतलब बाद के पेज में लिख रहा हूँ। 5 होल 15/17%, जो कि होता है 1/17। 5 होल 5/9%, जिसको हम 5.55% भी लिख सकते हैं, ये होता है 1/18। 5 होल 5/19%, जो कि होता है 1/19। और 5%, जो कि होता है 1/20। और इसके बाद हर परसेंटेज को याद करने की आपको ज़रूरत नहीं, कुछ गिने चुने परसेंटेज है, जैसे 4 होल 1/6% एक हो गया, ये होता है 1/24। ठीक है। और 3 होल 1/3% एक हो गया, इसको लिखते हैं 1/30। इसके बाद 2 होल 1/2% हो गया, इसको हम 2.5% भी लिखते हैं, 2.5%, मतलब इसका हो गया 1/40। ठीक है। और एक हो गया 2%, 1/50। बस इतने परसेंटेज आपको याद रखना है। और इससे भी कुछ परसेंटेज डिराइव हुए हैं, जिसे हम डिराइव्ड परसेंटेज बोलते हैं। ये तो पूरा परसेंटेज टेबल हो गया, जो यहाँ से पूरा इतने सब और यहाँ तक आपको तो याद रखना ही है। और इससे भी कुछ डिराइव्ड परसेंटेज है, जो इससे इस परसेंटेज से डिराइव हुए, वो भी याद करने हैं, वो भी मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ। तो वो क्या परसेंटेज है, जैसे अभी हम देखेंगे डिराइव्ड परसेंटेज। जैसे 100% का फ्रैक्शन मान होता है 1। अगर मैं दोनों तरफ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो क्या मिलेगा मुझे? 200%। 200% का फ्रैक्शन मान क्या हो जाएगा? 2। ऐसे ही मैं इसे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ। अगर मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? 5। तो अगर मुझे ऐसा दिया हुआ रहेगा 700%, अगर मुझे दिया हुआ रहेगा 700%, और इसका फ्रैक्शन मान मुझे सोचना है, तो मैं कैसे सोचूंगा? मैं डायरेक्ट ऐसे सोचूंगा कि 100% का फ्रैक्शन मान होता है 1, तो 700% 100% का 7 गुना है। 100% का 7 गुना है, तो इसका फ्रैक्शन मान हो जाएगा 7। तो मैं डायरेक्ट ऐसे सोच सकता हूँ। अगर मुझे दिया हुआ रहेगा 1600%, तो 100% का 16 गुना है, तो इसका फ्रैक्शन मान होगा 16। ठीक है। इस तरीके से मैं सोच सकता हूँ। ये हो गया। अब जैसे 50%, 50% का फ्रैक्शन मान 1/2। अब जैसे मुझे दिया हुआ रहेगा 150%, तो मुझे ये देखना होगा ये कितना गुना है। 50% का ये 3 गुना है।
50% का ये कितना गुना है, 3 गुना है, तो मैं भी इसे 3 गुना कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। फ्रैक्शन मान कितना हो जाएगा इसका, 3/2। समझ में आ गया। तो हमें लिंक करके पढ़ना होगा, लिंक करके देखना होगा, ऐसे हमें निकालना होगा। तो ये हमें याद नहीं करने, ये हमें लिंक करके देखना है ये हमें, ठीक है। मेन फ्रैक्शन हमें, मेन परसेंटेज टू फ्रैक्शन हमें यही याद रखना है, ये बेसिक परसेंटेज टेबल है। लेकिन बाकी सब हमें डिराइव परसेंटेज क्यों बोल रहा हूँ मैं, इसे लिंक करके हमें देखना है, हमें निकालना है ये। और एक बात, अगर 20% का फ्रैक्शन 1/5 है तो ये दोनों तरफ से है। अगर मुझे 20% लिखा हुआ आ जाए तो मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि 20% इक्वल टू 1/5, मतलब 1/5 होता है, मुझे ऐसे समझ में आ जाना चाहिए। और अगर मुझे 1/5 लिखा हुआ मिल जाए तो भी मुझे समझ में आ जाना चाहिए कि ये 20% होता है। मतलब मुझे यहाँ से देख के ये भी समझ में आ जाना चाहिए, और मुझे ये देख के ये भी समझ में आ जाना चाहिए, मतलब वाइस वर्सा, दोनों तरफ से मुझे समझ में आना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। अब एक फ्रैक्शन आता है 33 होल 1/3%। तो 33 होल 1/3% के हम लोग 33.33% भी लिखते हैं। 33.33% का फ्रैक्शन मान होता है 1/3। अब अगर मैं इसको डबल कर दूं, जैसे 66.66%, तो इसको डबल कर दिया तो ये भी डबल हो जाएगा, फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 2/3, ठीक है। तो ये हो गया। अब अगर मैं फ्रैक्शन से अगर मैं परसेंटेज जाना चाहूँ, जैसे मुझे अगर कोई फ्रैक्शन मान दे दिया 4/3, अगर मुझे मुझे कहीं पे मुझे दिख गया कोई फ्रैक्शन दिया है 4/3, अब मुझे बोल रहा है कि इसको परसेंटेज में चेंज करो, तो मैं इसको, ये मेरा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो मैं इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में तोड़ूंगा, ये मेरा हो जाएगा 1 and 1/3। अगर मैं इसको डिवाइड करूंगा 1 and 1/3 हो जाएगा, तो मतलब 1 + 1/3, और 1 का परसेंटेज मान क्या होता है, 1 मतलब फ्रैक्शन में 1 मतलब एक, मतलब अपने आप में खुद एक, तो वो कितना होता है, 100% होता है, एक मतलब 100%, और 1/3 मतलब 33 होल 1/3%। तो इसका पूरा एक होल 1/3 का परसेंटेज मान कितना हो जाएगा, 133 से ही 1/3%, ऐसे हम निकाल सकते हैं। तो लिंक करके पढ़ना होगा, कहीं से भी हम कहीं पे जा सकते हैं, परसेंटेज से हम फ्रैक्शन में आ सकते हैं, फ्रैक्शन से परसेंटेज में जा सकते हैं, ठीक है। ये हो गया। अब जैसे 20% का, जैसे 20% का फ्रैक्शन मान होता है 1/5। तो अगर मुझे कहीं पे दिख गया 60%, तो हम मैं देखूंगा कि 20% 1/5 होता है, 60% इसका 3 गुना है, तो 60% 3/5 हो जाएगा। अगर मुझे 120% दिख गया, तो मैं सोचूंगा ऐसे कि 20% मेरा 1/5 होता है, 120% 20 का 6 गुना है, तो ये 6/5 हो जाएगा। तो मुझे इस तरह से भी आना चाहिए, और मुझे इस तरह से भी आना चाहिए कि कहीं पे अगर मुझे 6/5 दिख गया, तो मैं इसे इस तरह से भी कर सकता हूँ, ये एक से ही 1/5 है, मतलब ये 1 + 1/5 है, 1 + 1/5 है, तो 1 मतलब 100%, और 1/5 मतलब 20%, तो इससे भी मैं इसे निकाल सकता हूँ 120%। तो 120% अगर दिख जाए तो मुझे 6/5 याद आना चाहिए, और 6/5 अगर दिख जाए तो मुझे 120% याद आना चाहिए, दोनों तरफ से मुझे याद आना चाहिए। मैं ये आपको मतलब ये आपको समझाना चाह रहा हूँ कि आपको लिंक करके पढ़ना होगा, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ठीक है। तो ये हो गया। और क्या परसेंटेज बचा हुआ है, 20% हो गया, 16 होल 2/3%। अब जैसे 16 होल 2/3% को मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, जैसे 16 होल 2/3%, अच्छा पहले तो 16, सबसे पहले तो 16 होल 2/3, 16 एंड 2/3, इसका मतलब होता है 16 + 2/3, ये आपको पता होगा। 16 एंड 2/3 मतलब होता है 16 + 2/3, ठीक है। अब 16 एंड 2/3% मतलब होता है 1/6 फ्रैक्शन। अब इसको अगर मैं दोनों तरफ 5 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो 5 से अगर मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 16 + 2/3% ऐसा है, और ये भी 5/6 हो जाएगा। तो 5 से अगर ये मल्टीप्लाई होगा तो 80 हो जाएगा, और 5 से ये मल्टीप्लाई होगा तो 10/3 हो जाएगा, ठीक है, इतना परसेंटेज हो जाएगा, और ये 5/6 तो मेरा है ही। तो ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, 10/3, ऊपर बड़ा नीचे छोटा ऐसा नहीं हो सकता, मेरा नीचे बड़ा होगा ऊपर छोटा होगा, तो मेरा ये 80 रहेगा, और ये 3 से ही 1/3 आएगा, इतना परसेंटेज। तो मतलब मेरा हो जाएगा 83 होल 1/3 परसेंटेज, तो मेरा इतना ये क्या हो जाएगा, 5/6।
5/6 का परसेंटेज मान क्या हो जाएगा, 83 होल 1/3%। ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। मैं सब डिराइव करके आप लोगों को बता रहा हूँ। अच्छा, ये मैं रहने देता हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब 14 के टेबल में देखता हूँ। 14 होल 2/7%, 14 होल 2/7%, इसको भी डिसिमल में हम लिख सकते हैं 14.28%, ठीक है। अब अगर इसको मैं दो गुना कर दूँ तो 28 होल 4/7%। तो इसका फ्रैक्शन मान क्या होता है, 1/7। तो इसको अगर दो गुना कर दूँ तो ये हो जाएगा 2/7। अब इसको 3 गुना कर दूँ, मतलब इसको 2 गुना कर रहा हूँ, इसको 2 गुना कर रहा हूँ। अब इसको ही अगर मैं 3 गुना कर दूँ, इसको ही अगर मैं 3 गुना कर दूँ तो 42 6/7% हो जाएगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 3/7, ठीक है। अब जैसे 14 2/7% है, इसका फ्रैक्शन है 1/7। अब अगर मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, दोनों तरफ अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ जाएगा 14 4 जा 56 प्लस ये आ जाएगा 8/7, इतना परसेंटेज, ये आ जाएगा 4/7। तो ये नीचे छोटा है, मतलब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये आ जाएगा वहाँ एक से ही 1/7, और ये 56 तो पहले से है ही, तो इतना परसेंटेज, तो मतलब ये आ जाएगा 57 होल 1/7%, 57 होल 1/7%, इसका फ्रैक्शन आ जाएगा 4/7। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। 4/7 का परसेंटेज मान क्या होगा, 57 होल 1/7 परसेंटेज, ये याद रखना है। और एक याद रखना है 5/7, 5/7, 5/7 का क्या हो जाएगा, 71 होल 3/7%। ये आप खुद से निकालना मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब हम देखेंगे 1/8 का परसेंटेज, 1/8 का टेबल अब हम देखेंगे। तो 12.5% का फ्रैक्शन होता है 1/8। तो अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ 37.5%, ये हो जाएगा 3/8। 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 62.5%, ये हो जाएगा 5/8। 7 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 87.5%, तो ये इस तरफ हो जाएगा 7/8, ठीक है। अब एक आता है 11 होल 1/9%, जिसको हम 11.11% भी बोल सकते हैं। इसका फ्रैक्शन होता है 1/9। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये हो जाएगा 22 होल 2/9%, मतलब 22.22%। इसका फ्रैक्शन होगा 2/9। अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ तो 33 होल 3/9%, जो कि होगा 33.33%, ये आएगा 3/9। तो 33.33% तो हमें पहले भी मिला था, तो ये अगर हमें काट दो, 3 1 जा 3 3 जा, तो ये 1/3 आएगा। आप पहले से भी चेक कर सकते हो, 33.33% मेरा 1/3 आया था, ठीक है। अगर मैं इसे 5 से मल्टीप्लाई कर दूँ दोनों तरफ तो 55 होल 5/9%, तो ये आएगा 55.55%, जिसका फ्रैक्शन आएगा 5/9। तो ऐसे आप कर सकते हो। और ऐसे ही सेम दिखने वाला एक और टेबल होता है जिसका होता है 9 होल 1/11%, जिसे हम 9.09% भी लिख सकते हैं। इसका फ्रैक्शन होता है 1/11। अगर मैं दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो 18 होल 2/11%, मतलब 18.18%, इसका फ्रैक्शन होता है 2/11। अगर 3 से कर दूँ तो 27 होल 3/11%, मतलब 27.27%, फ्रैक्शन होता है 3/11। अगर 4 से कर दूँ तो 36 होल 4/11%, मतलब 36.36%, फ्रैक्शन हो जाएगा 4/11। अगर 7 से कर दूँ तो 63 होल 7/11%, मतलब 63.63। अगर सेम नंबर दो बार चलता है, 63.63%, 36.36%, मतलब सेम ही नंबर 2 डिजिट का 2 बार चलता है,
तो नीचे 11 आता है, ये आपको याद रखना है। तो ये 7/11 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या क्या हो गया हम लोगों का, मोस्टली सभी हो गया। 1/8, 1/9 ये सब हो गया, और इधर कुछ है नहीं खास। ठीक है, और इधर हम लोग का सभी हो गया। तो डिराइव्ड परसेंटेज ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब जैसे कुछ ऐसे परसेंटेज मैं आप लोगों को बताता हूँ, जैसे 325% का फ्रैक्शन क्या होगा, 750% का फ्रैक्शन क्या होगा, 444 होल 4/9% का फ्रैक्शन क्या होगा, 777 होल 7/9% का फ्रैक्शन क्या होगा। ये आप लोग खुद से निकालिए, स्क्रीन पॉज करिए, खुद से करने की कोशिश करिए। तो जैसे 325% का फ्रैक्शन, हम 325% को 300% प्लस 25% लिख सकते हैं। तो 300%, जैसे 100% का फ्रैक्शन 1 होता है, वैसे 300% का फ्रैक्शन क्या होगा, 3, और 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। तो ये आएगा फ्रैक्शन 3 4 12 प्लस 1 13/4, 750%। तो इसको हम लिख सकते हैं 700% प्लस 50%। तो 700% का फ्रैक्शन आता है 7, और 50% का 1/2, तो ये आएगा 15/2। अब 444 से ही 4/9, तो इसको हम लिख सकते हैं 400% प्लस 44 से ही 4/9%। 400% का फ्रैक्शन आएगा 4, और 44 से ही 4/9% का फ्रैक्शन क्या आएगा, 4/9। अब देख सकते हैं, मैंने लिखा है ये टेबल 11.11 का टेबल आप देख सकते हैं। जैसे 11.11 का टेबल 1/9 आता है, ऐसे अगर मैं दोनों तरफ 4 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 44 होल 4/9% का टेबल में 44.44% का फ्रैक्शन क्या आएगा, 4/9 आएगा। तो ऐसे ही, तो इसका फ्रैक्शन क्या आएगा, 4 9 36 प्लस 4 40/9। और ऐसे ही 700% प्लस इसको हम लिख सकते हैं 77 होल 7/9%। तो 700, 100% का फ्रैक्शन 1 होता है, 700 का परसेंट, 100% का फ्रैक्शन 1 होता है, तो 700% का फ्रैक्शन 7 होगा, और ये 77 होल 7/9% का फ्रैक्शन 7/9 होगा। तो ये क्या आएगा, 7 9 जा 63, 63 और 7 कितना आता है, 70। तो ये आएगा 70/9। ठीक है, हो गया। अब कुछ छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है जो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये है कि A% ऑफ B इज इक्वल टू B% ऑफ A होता है। आप इसे प्रूव भी कर सकते हैं। A% मतलब A/100 इंटू B, और B% मतलब B/100 इंटू A। तो यहाँ से भी आएगा A इंटू B/100, और यहाँ से भी आएगा A इंटू B/100। तो दोनों सेम ही है। मतलब, तो कोई क्वेश्चन अगर आपको ऐसा दिया हुआ है कि 34% ऑफ 50, तो आपको 50 का 34% निकालने में दिक्कत होगा। लेकिन अगर आप ये निकाल दें कि 50% ऑफ 34, तो आपको आसानी होगा। आप कैसे ये कर सकते हैं, 50% मतलब 1/2 ऑफ 34, मतलब 34 को आप आधा कर देंगे तो आंसर 17 आ जाएगा। तो 34% निकालने के बजाय आप 50% निकाल दे रहे हैं, तो ये आपको आसान पड़ा। तो मतलब आप ये निकालो या फिर आप ये निकालो, दोनों सेम ही है, ये आपको समझना होगा। और 50% निकालने का एक और तरीका है, मतलब अगर कोई भी क्वेश्चन में आपको 50 दिख जाए और साथ में परसेंटेज लगा हुआ हो, तो दूसरा जो नंबर है, मैंने क्या बोला, अगर कोई भी क्वेश्चन में अगर 50 दिख जाए और साथ में परसेंटेज लगा हुआ हो, तो दूसरा जो नंबर है, जैसे यहाँ पे 34, तो उस नंबर को आधा कर देना है, तो आंसर उस नंबर का आधा 17 आएगा। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि 1.56% ऑफ 6
25। तो ये क्वेश्चन आपको टफ पड़ेगा। लेकिन अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे देखना शुरू कर दो कि पॉइंट मैं कहीं भी ले जा सकता हूँ, पॉइंट मतलब ये 2 डिजिट के लेफ्ट में पॉइंट है, मतलब डिवाइडेड बाई 100 ही तो है, मतलब 156 डिवाइडेड बाई 100 ही तो है। तो 156 डिवाइडेड बाई 100 अगर मैं है, तो ये 100 तो मैं यहाँ पे भी ला सकता हूँ। तो ये पॉइंट को मैं उठा के यहाँ पे भी दे सकता हूँ, और परसेंटेज को मैं यहाँ लगाऊँ या यहाँ लगाऊँ, एक ही बात है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, 1.56% ऑफ 625 के जगह मैं ये लिख सकता हूँ कि 6.25% ऑफ 156। तो मेरा क्वेश्चन कितना आसान हो गया। 6.25% मतलब 6 होल 1/4%, और इसका फ्रैक्शन मुझे पता है 1/16 होता है। तो ये 1/16 हो गया, और ये 156, 16 से 156 को कितना बार जाएगा, 16 बार जाएगा। तो मेरा आंसर 16 हो गया, डायरेक्ट निकल गया। मतलब ये A% ऑफ B और B% ऑफ A वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत जगह हेल्प करेगा, ठीक है। और इसका एक एक्सटेंशन भी है, मैं वो भी बता रहा हूँ कि A%ऑफ B, इसको हम ऐसे भी देख सकते हैं कि अगर मैं किसी भी चीज़ से अगर इसको मल्टीप्लाई कर दूँ, मतलब x × A%ऑफ, और उसी चीज़ से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, तो भी मेरा वो सेम रहेगा, A%ऑफ B। और अगर मैं कोई चीज़ से उसको मल्टीप्लाई कर दूँ x से, और उसी चीज़ से अगर मैं डिवाइड कर दूँ, तो x से x तो मेरा कट जाएगा, तब भी A%ऑफ B ही रहेगा। तो ये भी मैं कर सकता हूँ। तो अगर आप क्वेश्चन में ऐसा दिया गया कि 33% ऑफ 1331, तो आपको 33 का टेबल तो नहीं आता है, शायद नहीं आता है, मैं ये मान के चल रहा हूँ। तो आप क्या कर सकते हो, आप एक काम कर सकते हो कि आप 3 से इसको डिवाइड कर दो, और 3 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 से अगर आप डिवाइड करोगे तो आपका ये 11% बन जाएगा। ऑफ 3 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, तो ये 3 9 9, ये 3, ये बन गया। अब 11 का टेबल तो आपको आता ही होगा। तो 11 का टेबल अगर आपको आता है तो डिवाइड में ये 100 हो जाएगा। तो 11 का टेबल अगर आपको आता है तो 11 से मल्टीप्लाई कर दो। इतना आ रहा है, और नीचे डिवाइड 100 है, तो इतना आ जाएगा। तो कितना आसानी से क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। सॉल्व हो गया कि नहीं? तो मतलब अगर A%ऑफ B है, तो आप किसी भी चीज़ से, जैसे अगर आप अगर डिवाइड कर रहे हो आप x से, तो आपको इधर मल्टीप्लाई करना होगा x से। जैसे x से x तो कट जाएगा, फिर भी A%ऑफ B ही रहेगा। मतलब किसी भी चीज़ से अगर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, उसी चीज़ से आपको डिवाइड करना होगा, और अगर किसी चीज़ से डिवाइड कर रहे हो, उसी चीज़ से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऐसे आप आपका कैलकुलेशन आसान कर सकते हो। ये आपका एक कॉन्सेप्ट हो गया, ठीक है। अब हम समझेंगे अपनी बेस वैल्यू, परसेंटेज का बेस वैल्यू। तो इसमें हम 4 क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला, A is what percent of B, और B is what percent of A। जैसे स्कूल में आपको नंबर मिलता था 50 में से 9, तो आपको परसेंटेज अगर निकालने को कोई बोल देता था, तो आप परसेंटेज कैसे निकालते थे? आपको 9 मिला है किस में से, 50 में से, तो आपका बेस वैल्यू क्या हो गया? 50 ही तो आपका बेस वैल्यू होता था। 50 में से आपको 9 मिला है, किस में से? 50 में से क्या मिला है? 9। तो बेस वैल्यू क्या होता था? जो मिला है या किस में से मिला है? किस में से मिला है वो बेस वैल्यू होता था। मतलब 50 में से आपको मिला है, 9 मिला है, तो बेस वैल्यू क्या होता था? जिस में से मिला है। तो टोटल मार्क्स आपका बेस वैल्यू होता था। और परसेंटेज निकालना होता था तो क्या करते थे? परसेंटेज निकालना होता तो मल्टीप्लाई बाय 100 करते थे। ऐसा ही ना होता था? सेम यहाँ पे आपको समझना होगा कि A इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B। A इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B, मतलब A B का कितना परसेंटेज है, किसका? B का। किसका? B का, मतलब B नीचे आएगा, मतलब B नीचे आएगा। कौन? A। A इज व्हाट परसेंटेज ऑफ B। A B का कितना परसेंटेज है? A किसका? B का, मतलब B नीचे आएगा। B यहाँ पे बेस है, इंटू 100। तो ये मेरा आंसर निकल जाएगा।
और यहाँ पे उल्टा होगा, क्यों? यहाँ पे बोला है बी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ ए, किसका? ए का। कौन? बी। बी ए का, किसका? ए का कितना परसेंटेज है? तो यहाँ पे ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, और किस तरह से पूछा जा सकता है? ए इज हाउ मच परसेंट more than b, b is how much percent more than a। अब यहाँ पे बोला गया है कि ए बी से कितना परसेंट ज्यादा है। कौन ज्यादा है? ए। किससे? बी से। तो ए ज्यादा है तो मतलब ए से बी माइनस होगा। ए क्योंकि ज्यादा है बी से, तो ए बड़ा है तो ए से बी ज्यादा होगा। अब बेस क्या आएगा? बेस में क्या आएगा? ए इज हाउ मच परसेंट मोर देन बी। ए बी से कितना ज्यादा है? किससे ज्यादा है? किससे? बी से। मतलब बेस क्या आएगा? बेस में बी आएगा। किससे ज्यादा है? बी से। तो बेस में क्या आएगा? बी आएगा इंटू 100, इतना परसेंट। ये मेरा आंसर आएगा। समझ में आ रहा होगा आपको? अब यहाँ पे बोला गया है कि बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। बी ए से कितना ज्यादा है? कौन ज्यादा है? बी ज्यादा है, मतलब बी माइनस ए होगा क्योंकि बी बड़ा है। अब बेस में क्या आएगा? बी इज हाउ मच परसेंट मोर देन ए। मोर देन ए किससे बड़ा है? ए से। किससे बड़ा है? बी। ए से। तो ए से बड़ा है किससे? ए से। तो बेस में क्या आएगा? ए आएगा इंटू 100। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेस वैल्यू कॉन्सेप्ट आपका हो गया। अब लास्ट जो बचता है, लास्ट नहीं, लास्ट से आगे, वो है इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। देखिए, कोई चीज एक्स है, अगर एक्स को 20% से बढ़ाना हुआ तो मैं क्या करूंगा? एक्स तो है ही, और एक्स में एक्स का 20% जोड़ दूंगा। तो मेरा क्या होगा? 100 तो एलसीएम हो जाएगा, तो ये 100x प्लस 20x, तो ये मेरा 120x बटा 100 हो जाएगा। लेकिन मैं ऐसे नहीं करूंगा, मैं स्टेप बचाऊंगा। अगर x में मुझे 20% बढ़ाना हुआ तो मैं x को डायरेक्ट 120 बटा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब 120% से मल्टीप्लाई करूंगा। ये मुझे याद रखना है। वही तो हो रहा है। x को अगर x का 20% से बढ़ाऊंगा तो 120 बटा 100 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। x से x को 120 बटा 100 से ही तो मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो मैं डायरेक्ट ये लिखूंगा, ये स्टेप मैं खा जाऊंगा। मैं x को 120 बटा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, मैं x को 120 बटा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। समझ में आया? मैं x को क्या करूंगा? x को 20 बटा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब x को डायरेक्ट 120% बढ़ा दूंगा। ठीक है, अब इसको अगर मैं काटा कुटी करूं तो 20 से ये जाएगा 6 बार में, 20 से ये जाएगा 5 बार में। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ कि मैं x को डायरेक्ट 6 बटा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा। x को मैं डायरेक्ट 6 बटा 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, और यही जो मैं 6 बटा 5 से मल्टीप्लाई किया, यही इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसी को बोलते हैं मल्टीप्लाइंग फैक्टर। इसी को क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर। फिर से मैं समझाता हूँ। जैसे कोई चीज y है, अगर मुझे y को 10% से बढ़ाना हुआ तो y में मैं y का 10% जोड़ूंगा, तो ये आएगा y इंटू 110 बटा 100। आप कैलकुलेट कर लेना। y को 10% बढ़ाना हुआ तो मैं y में y का 10% जोड़ा, तो उसका आंसर आएगा y इंटू 110 बटा 100। मतलब 100 में वो चीज़ जोड़ूंगा। अगर बढ़ाना हुआ तो जोड़ना होगा, घटाना हुआ तो माइनस करना होगा। जैसे अगर y को मुझे 10% से घटाना हुआ तो मैं 90 बटा 100 से मल्टीप्लाई करूंगा। अगर काटूंगा तो 9 बटा 10। तो ये जो 9 बटा 10 से मैंने मल्टीप्लाई किया,
यही हुआ मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ये मेरा क्या हुआ? यही हुआ मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। यही हुआ मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर। ठीक है, समझ में आ रहा है? अब कुछ मल्टीप्लाइंग फैक्टर आप खुद से लिखिए। जैसे 20% अगर इंक्रीज करना हुआ तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? अगर 25% डिक्रीज करना हुआ तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? अगर 37.5% इंक्रीज करना हुआ तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? अगर 12.5% डिक्रीज करना हुआ तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? अगर 16 होल 2/3% डिक्रीज करना हुआ तो उसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? तो आपको शायद ये समझ में नहीं आ रहा होगा, और मैं चाहता हूँ कि आपको समझ में नहीं आए, बाद में समझ में आए, चलेगा? तो ये बाद में ही आप करना। लेकिन मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो ये है कि y को अगर मुझे 10% बढ़ाना है तो मुझे y को 110/100 से मल्टीप्लाई करना होगा। मतलब y को 11/10 से मल्टीप्लाई करना होगा, और ये 11/10 ही मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है। ठीक है, अब तीन चीज होता है। एक होता है x% इंक्रीज, एक होता है x% डिक्रीज, और एक होता है बिकम्स x%, बिकम्स x%। तीन चीज होता है। जैसे 20% से कोई चीज अगर बढ़ाना होता है, 20% से कोई चीज घटाना होता है, और बिकम्स 20% होता है। तीन चीज होता है। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 1/5। अब जब मैंने आपको परसेंटेज टेबल पढ़ाया था, जब मैंने आप लोगों को परसेंटेज टेबल पढ़ाया था, कहाँ गया ये? तो परसेंटेज टेबल में ये 3 का 33 होल 1/3% एक होता है, ऊपर का नंबर होता है हमेशा। आप देख सकते हैं करके, 3 का 33 होल 1/3% करके देख सकते हैं, हमेशा एक आएगा। 4 का 25% करके देख सकते हैं, हमेशा एक आएगा। 5 का 20% करके देख सकते हैं, हमेशा एक आएगा। अब करके देख सकते हैं 5 का 20%, 5 का 20%, 20/100, 0 से 0, 2 से 5 बार, 5 से 5 कट गया, एक आएगा। आप हमेशा करके देख सकते हैं 5 का 20% हमेशा ऊपर का नंबर आएगा। 6 का 16 से 2% हमेशा ऊपर का नंबर आएगा, एक। 12 का 8 होल 1/3% हमेशा ऊपर का नंबर आएगा, एक। मतलब मैं समझाना ये चाह रहा हूँ, हमेशा 11 का 9/1, 11 का हमेशा 9 से ही 1/11% ऊपर का नंबर मतलब आएगा, एक आएगा। ठीक है, 10 का 10% हमेशा एक आएगा, ऊपर का नंबर आता है। तो वैसे ही जैसे मैंने अभी लिखा कि 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, 20% का फ्रैक्शन 1/5 होता है, मतलब 5 का 20% एक होगा, 5 का 20% एक होगा, 5 का 20% एक होगा। तो अगर 20% से कोई चीज़ बढ़ता है तो इनिशियली अगर मैं कोई चीज़ को 5 मान लूँ तो 5 का 20% एक होगा। तो 20% अगर बढ़ेगा, 5 में एक बढ़ेगा, तो 5 से कोई चीज़ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 5 से कोई चीज़ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 20% अगर घटेगा तो इनिशियल अगर कोई चीज़ 5 होगा तो 5 से वो चीज़ क्या हो जाएगा? घट जाएगा। मतलब 5 से एक घटेगा, 5 से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। ये आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में ये आपको यूज आएगा। अब बिकम्स 20% मतलब 5 से कोई चीज एक हो जाएगा। बिकम्स मतलब 5 का 20% एक, मतलब 5 था अब एक हो गया, 5 था अब 5 का 20% एक हो गया। समझ में आ रहा है? ठीक है, अब मल्टीप्लाइंग फैक्टर जो ये मैंने लिखा, इसका क्या यूज है? इसका यूज ये है कि अगर मुझे 100 को 20% से बढ़ाना हुआ तो मैं 120/100 कर रहा हूँ ना। मतलब मैं क्या कर रहा हूँ? 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, तो 6/5 कर रहा हूँ।
100 को अगर मुझे 20% से बढ़ाना हुआ तो मैं 6/5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ 100 को। यही मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर है 6/5। लेकिन ये आया कहाँ से? ये आया कहाँ से? तो 20% का फ्रैक्शन क्या होता है? 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5। अगर इंक्रीज है तो 5 में 1 बढ़ जाएगा, तो 6/5। अगर 20% का डिक्रीज है तो 5 में 1 घट जाएगा, 4/5। तो यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर है, यही से आएगा। तो 20% का इंक्रीज है मतलब 1/5। 5 होता है इनिशियल, मतलब 5 होता है मेरा बेस वैल्यू, और ये आता है इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। ये इंक्रीज हुआ है तो ये इंक्रीमेंट आएगा, तो मतलब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर होगा 6/5, 1 बढ़ जाएगा। 25% डिक्रीज, तो इसका फ्रैक्शन होता है 1/4, तो ये मेरा बेस वैल्यू आएगा 4। बेस वैल्यू आएगा 4, डिक्रीज आया है तो ये 1 से घट जाएगा, तो मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा 3/4। 37.5% का इंक्रीज है तो मेरा फ्रैक्शन आएगा 3/8। ये मेरा क्या आएगा? बेस वैल्यू। इंक्रीज है तो +3 हो जाएगा, मतलब 11/8 मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर आएगा। 12.5% मतलब फ्रैक्शन मेरा 1/8। 8 मेरा बेस वैल्यू, और 1 का क्या आ रहा है? डिक्रीज आ रहा है, मतलब माइनस, तो 7/8 मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। 16 और 2/3% का क्या आ रहा है? डिक्रीज आ रहा है, मतलब मेरा फ्रैक्शन क्या है? 1/6, और 6 मेरा क्या आ रहा है? बेस, और मेरा डिक्रीज आ रहा है, मतलब 1 का डिक्रीज, तो मेरा 5/6 क्या हो जाएगा? मेरा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो जाएगा। मतलब मैं समझना ये चाह रहा हूँ, अगर 100 को आपको मान लीजिए 16 से 2/3% से घटाना हुआ, तो आप डायरेक्ट 100 को 5/6 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका 100 16 से 2/3% से घट जाएगा। या फिर मान लीजिए 100 छोड़ दीजिए, एक्स एक्स को आपको 25% से घटाना हुआ, तो एक्स को डायरेक्ट आप 3/4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका एक्स 25% से घट जाएगा। अगर आपको 20% से बढ़ाना हुआ वाई को, तो डायरेक्ट वाई को आप 6/5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका वाई 20% से बढ़ जाएगा। ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का जादू है। मल्टीप्लाइंग फैक्टर ये काम करता है। ठीक है, अब आता है लास्ट आज के क्लास का, वो है सक्सेसिव। सक्सेसिव मतलब एक से अधिक बार कोई चीज बढ़ना। जैसे कोई चीज 100 है, 100 से मेरा कोई चीज 20% इंक्रीज हुआ, तो 100 का 20% 20 होता है, वो 120 हो गया। अब फिर से मेरा वो चीज 10% इंक्रीज हुआ, 120 का 10% 12 होता है, तो अब मेरा चीज 132 हो गया। तो टोटल ओवरऑल चेंज कितना आया? ओवरऑल चेंज आया मेरा 32%। 100 से 132 हो गया, मतलब 32% चेंज आया। अरे भैया, मैंने 20% पहले बढ़ाया, 10% फिर बढ़ाया, तो मेरा तो 30% चेंज आना चाहिए था, लेकिन 30% चेंज नहीं आया, क्योंकि ये सक्सेसिव में बढ़ रहा है, एक के ऊपर एक बढ़ रहा है। तो मेरा सक्सेसिव चेंज कितना आया? 32%। इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है? A+B+A×B/100। इतना परसेंटेज का चेंज आता है दो में, 10 और 20 में मैंने बढ़ाया, 10% इंक्रीज किया, फिर 20%। तो मेरा फॉर्मूला कैसे काम करेगा? 10+20+10×20/100, तो ये आएगा 30+2, 32% का चेंज मेरा आ जाएगा। ये मेरा फॉर्मूला है। ठीक है, यह ए भी प्लस माइनस हो सकता है और बी भी प्लस माइनस हो सकता है। प्लस इधर इंक्रीज को शो करता है और माइनस इधर डिक्रीज को शो करता है। यहाँ पे प्लस आया है, मतलब मेरा 32% इंक्रीज आया है। अगर माइनस आता तो मैं मान लेता कि डिक्रीज आया है। अब 3 का भी फॉर्मूला होता है। मान लीजिए 3% है, 10%, 20% और 40%। तो इसका फॉर्मूला है A+B+C+AB+BC+CA/100 प्लस ABC/100 के बाद 2 जीरो। इतना परसेंटेज का चेंज आता है, लेकिन ये फॉर्मूला बहुत बड़ा पड़ता है, तो मैं इसे यूज नहीं करता। आप तो फिर आप क्या कर सकते हो? अब दो में पहले A+B लगा दो, A+B+A×B/100। पहले 10 और 20 में लगा दो, फिर जो आंसर आपका निकलेगा, फिर 40 के साथ आप
मिलके वो ए प्लस बी वाला लगा दो, मतलब 10 और 20 का तो 32 आ गया, फिर 32 और 40 में ए प्लस बी लगा दो। समझ में आया? ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया सक्सेसिव। मैं आंसर भी निकाल दे रहा हूँ। 10, 20, 40। पहले आप 10 और 20 में लगा दो, तो क्या आएगा? 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20/100, ये 32% आ रहा है। अब 32 और 40 में लगा दो, 32 प्लस 40 प्लस 32 इंटू 40/100, मतलब ए प्लस बी जो हमने ये वाला सीखा यही हम यूज कर रहे हैं। 3 का हम नहीं यूज करेंगे, 3 नहीं लगाएंगे, हम 2 वाला ही लगाएंगे, लेकिन पहले 2 में लगाएंगे, फिर जो आएगा 2 से निकल के फिर वो तीसरे के साथ लगा देंगे। तो ये 72 और ये 0 से 0 कट जाएगा, 128/10, 12.8, मतलब 84.8, इतना परसेंटेज का चेंज आएगा। ठीक है, अब इसको हम फ्रैक्शन से भी कर सकते हैं। जैसे 10%, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, और 40% का फ्रैक्शन होता है 2/5। तो फ्रैक्शन से हम कैसे कर सकते हैं कि 1/10 मतलब कोई चीज 10 से 11 हो गया, फिर कोई चीज 5 से 6 हो गया, फिर कोई चीज 5 से 7 हो गया। तो अब हम देखेंगे कोई क्रॉस कट रहा है क्या? 2 से ये 5 बार जाएगा, 2 से ये 3 बार जाएगा, और कुछ नहीं कट रहा है, तो 125 मल्टीप्लाई कर देंगे हम ये 125 से। कोई चीज क्या हो रहा है? 33 इंटू 7 मतलब 231। तो 125 से 231 हो रहा है, तो कितना बढ़ रहा है? इधर 75 और उधर 31, 106, 125 से इंटू 100। ये अगर आप सॉल्व करोगे वही आएगा, करके देख लो। 25 से 5 बार, 25 से 4 बार, 8 से कर दो, 84.8%। यहाँ से भी सेम ही आ रहा है, 84.8%। तो फ्रैक्शन से भी ये किया जा सकता है। तो ये सक्सेसिव हो गया। तो सारे कॉन्सेप्ट्स आज के लिए हो गए। तो अब हम क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन, 48 इज हाउ मच परसेंट ऑफ 84? मतलब 48 84 का कितना परसेंटेज है? 48 किसका? 84 का, मतलब 84 इधर बेस वैल्यू है, मतलब 84 नीचे आएगा, और परसेंटेज के लिए इंटू 100। तो 12 से ये जाएगा 4 बार, और 12 से ये जाएगा 7 बार, तो मतलब 400/7, इतना परसेंटेज मेरा आंसर आ जाएगा, मतलब डी हो जाएगा। ठीक है, पहली क्लास में मैं सारे क्वेश्चन मतलब इजी रखा हूँ, ज़्यादा टफ नहीं रखा हूँ। इसके बाद से मॉडरेट और डिफिकल्ट क्वेश्चन आएगा, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा इसके बाद से इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, तो उसके बाद बाई हाउ मच इज 60% ऑफ 75 ग्रेटर देन 1/5 ऑफ 25? तो 75 का 60%, 60% का फ्रैक्शन होता है 3/5, 3/5 ऑफ किसका? 75 का। ये ग्रेटर है, मतलब ये बड़ा है किससे? तो माइनस आएगा, किससे बड़ा है? 1/5 ऑफ किसका? 25 का। तो 5 से ये जाएगा 15 बार, 15 या 45, ये बड़ा है किससे? ये 5 बार में जाएगा 5 से, तो 45 5 से कितना बड़ा है? 40 बड़ा है, तो 40 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, E परसेंट ऑफ 12.5% ऑफ 480 इज इक्वल टू 72, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E? अब E परसेंट को मैं लिख सकता हूँ E/100, ई परसेंट को मैं लिख सकता हूँ E/100, और 12.5% का वैल्यू होता है 1/8 फ्रैक्शन मान ऑफ 480। तो 480 जैसा है इसको ऐसे रख दो, इज इक्वल टू 72। अब बस आपको ये सॉल्व करना है। तो 0 से ये 0 कट जाएगा, 8 से ये 6 बार में, और 6 से ये 12 बार में, तो ई का वैल्यू आपको मिल जाएगा। कितना आएगा ई का वैल्यू? 120। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, if 48% of a number is 0.8 more than 40% of it, what is the number? तो मैंने नंबर को x मान लिया, सपोज कीजिए। तो 48% ऑफ x, किसी नंबर का 48% उसके 40% से, तो 40% ऑफ x से कितना बड़ा है? 0.8 बड़ा है। यही तो कहना चाह रहा है क्वेश्चन मुझसे। तो मतलब 48 से 40 अगर माइनस करेंगे हम, तो 8% ऑफ x इज इक्वल टू 0.8 आएगा।
तो परसेंट मतलब डिवाइड बाई 100 आएगा, मतलब 8/100 एक्स इज इक्वल टू 0.8 आएगा। तो 8 से ये 8 कट जाएगा और पॉइंट के कारण नीचे एक 10 आएगा, तो पॉइंट मेरा चला जाएगा और 0 से ये 0 कट जाएगा। तो एक्स मेरा कितना आ रहा है, 10 आ रहा है, तो एक्स मेरा 10 आएगा। ये तो है मेथड 1 बेसिक, ठीक है। अब अगर मैं मेथड टू पे जाऊँ तो कैसे आएगा, मैं किसी भी नंबर को 100% मान सकता हूँ। कोई भी चीज़ है, जैसे एक पेन है तो वो अपने आप में 100% है, आप खुद में 100% हो। कोई एक नंबर है वो खुद में 100% है। तो कोई नंबर का 48%, तो वो नंबर का 48% है और उसका 40% है। इन दोनों का डिफरेंस दिया हुआ है 0.8, मतलब 8% का वैल्यू दिया हुआ है 0.8। 8% का वैल्यू क्या दिया हुआ है, 0.8, मतलब 8/10 में लिख सकता हूँ। और इधर 8/100 है, तो इधर 8/10 है। तो 8 से 8 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। तो 100% का वैल्यू क्या आएगा, 100% का वैल्यू आ जाएगा 10। यही मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और भी एक शॉर्ट अप्रोच है, वो भी आप समझ सकते हो कि जिसका वैल्यू दिया है वो तो हम लिखते हैं नीचे, मतलब बटे में, और जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उससे हम करते हैं डिवाइड। आप खुद देखो 48% उसी नंबर के 40% से कितना ज़्यादा है, डिफरेंस देखो आप, 8% ज़्यादा है। तो 0.8 किसका वैल्यू है, 8% का वैल्यू है, और हमें किसका मान चाहिए, 100% का मान चाहिए। तो जिसका वैल्यू तो दिया जाए उसको हम लिखेंगे नीचे, जैसे 8 तो हम नीचे लिखेंगे, और जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे 100 से हम मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि 100% का वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो 8 से ये 8 कट जाएगा और पॉइंट के कारण नीचे एक 0 आएगा और 0 से 0 कट जाएगा, तो 10 मेरा डायरेक्ट आ रहा है, ठीक है। और क्वेश्चन आगे आता जाएगा तो उससे आप और भी अच्छे से समझ पाएंगे। जैसे द डिफरेंस बिटवीन 30% ऑफ ए नंबर एंड 15% ऑफ द सेम नंबर इज 90। तो कोई नंबर एक्स है, उसका 30% और उसी नंबर का 15% का अंतर है 90। व्हाट इज द नंबर, मतलब 30 से 15 घटाएंगे तो 15% ऑफ एक्स का वैल्यू है 90, तो हमें 100% का मान चाहिए। तो 15/100 एक्स अगर 90 है, ठीक है, तो 100% का मान हमें चाहिए। तो 1% क्या आ जाएगा, 15 से 6 बार, तो एक्स का मान क्या आ जाएगा, 600। ये मेरा आंसर है, ये भी पूरा बेसिक है। मेरा एक्स का मान आ गया, मैंने एक्स ही तो वो नंबर माना था, तो एक्स का मान 600 आ गया। अब मेथड 2 क्या है इसका, मेथड 2 है उसी नंबर का 30% और उसी नंबर का 15% का डिफरेंस क्या है, 90 है, मतलब 15% का वैल्यू क्या है, 90 है। तो 1% का वैल्यू क्या है, 6 है, तो 100% का वैल्यू क्या हो जाएगा, 600 हो जाएगा। ये मेरा मेथड 2 हो गया। और मेथड 3 क्या है, जिसका वैल्यू दिया जाए उसको लिखो नीचे और जिसका वैल्यू फाइंड आउट करना है उससे कर दो मल्टीप्लाई। जैसे 30% और 15% का डिफरेंस क्या है, 30% और 15% का डिफरेंस है 15, तो 15% का मान मुझे दिया गया है 90, तो 90 के नीचे हम लिखेंगे 15 क्योंकि 15% का मान है 90, और हमें फाइंड आउट करने को बोला गया है 100% का मान, तो 100 से हम कर देंगे मल्टीप्लाई, तो 15 से 6 बार और 6 इंटू 100 600, तो मेरा डायरेक्ट आंसर आ गया। तो इसका आंसर हो गया 600, पिछले वाले का आंसर था 10 और इसका आंसर हो गया 600, ठीक है। When 80% of a number is added to 80% ऑफ ए नंबर, मैंने नंबर मान लिया x, तो 80% ऑफ x when added to 80 द रिजल्ट इज द सेम नंबर, मतलब 80% ऑफ x में अगर 80 जोड़ा जाए तो x ही मिल जाता है मुझे। द रिजल्ट इज द सेम नंबर, फाइंड द नंबर, मतलब x हमें फाइंड आउट करना है। तो 80% मतलब 80/100 इंटू एक्स प्लस 80 इज इक्वल टू एक्स। अगर मैं काटा कुटी करूंगा तो 20 से ये 4 बार, 20 से ये 5 बार, तो 4x/5 प्लस 80 इज इक्वल टू एक्स। तो x मैं इसको अगर इधर लेके चला जाऊँ तो 4x/5 इज इक्वल टू 80, तो ये आ जाएगा 5x माइनस 4x, मतलब x/5 इज इक्वल टू 80। तो 5 से ये 80 मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x का मान आ जाएगा 400, तो 400 मेरा आंसर हो जाएगा। ये फिर बेसिक मेथड हो गया। अब मेथड 2 क्या है, मेथड 2 है 80% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू 80 द रिजल्ट इज द नंबर इटसेल्फ। तो नंबर अगर मुझे मिल रहा है
तो नंबर पूरा मिल रहा है तो पूरा नंबर कितना परसेंट होता है, 100% होता है। तो 80% में मैं कितना परसेंट जोड़ूं कि नंबर मुझे वही नंबर मिल जाए, मतलब नंबर का 100% मिल जाए। तो 80% में मुझे 20% जोड़ना होगा, तभी तो मुझे नंबर का 100% मिलेगा। 80% में मुझे 20% जोड़ना होगा, तभी तो मुझे नंबर का 100% मिलेगा। लेकिन मैं तो जोड़ रहा हूँ 80, तो मैं 80 नहीं जोड़ रहा हूँ, मैं 20% जोड़ रहा हूँ। 20% जोड़ा हुआ, 20% का मान कितना है, 80 है। तो 20% अगर 80 है तो 1% कितना होगा, 1% 4 होगा। तो 100% कितना होगा, 100% 400 होगा। ठीक है, आप ऐसे समझ सकते हो। या इसको समझने का और आसान तरीका है कि जिसका मान दिया जाए उसको तो लिख दो नीचे। मतलब 80 का मान तो 20% है, तो 20% तो लिख दो नीचे। 80 का मान तो 20% है, मतलब 20% 80 का मान है, तो 80 के नीचे आ जाएगा तो 20। और किसका मान हमें चाहिए, 100 का मान चाहिए, 100% का मान चाहिए, तो 100 से तो कर दो मल्टीप्लाई। तो 20 से कट जाएगा 4 बार, तो ये आ जाएगा 400। ये हो जाएगा आपका आंसर डायरेक्ट। ठीक है। When a number is increased by 8 it becomes 120% of itself, the number is। तो कोई नंबर है x, अगर मैं इसमें 8 जोड़ दूं तो ये खुद का 120% हो जाता है। मतलब x इंटू 120/100 ऐसा हो जाता है। तो वो नंबर मुझे फाइंड करना है, मतलब x का वैल्यू चाहिए। मैं हर क्वेश्चन आपको बेसिक से भी कराऊंगा और शॉर्ट अप्रोच से भी कराऊंगा। तो ये आ जाएगा x+8, और इसको मैं काटूंगा तो 20 से 6 बार, 20 से 5 बार, तो ये आ जाएगा 6x/5। तो 6x/5 माइनस x इज इक्वल टू 8। तो ये आ जाएगा x/5 इज इक्वल टू 8, तो x आ जाएगा 40। तो 40 आपका आंसर हो जाएगा। ये तो हो गया बिल्कुल बेसिक। अब मेथड 2 इसका क्या लगेगा, आप सोचिए। कोई नंबर अपने आप में 100% होता है, ना 100% से ज़्यादा होता है, ना 100% से कम होता है। तो मैंने 8 जोड़ा नंबर में, तो वो अपने आप का 120% हो गया। मैंने 8 जोड़ा तो वो नंबर 120% हो गया अपने आप का, मतलब 20% से बढ़ गया। क्यों, मैंने उस नंबर में 8 जोड़ दिया, तो नंबर क्या हो गया, 120% हो गया, मतलब 20% से नंबर बढ़ गया। नंबर अपने आप में 100% होता है, 120% हो गया वो खुद का, मतलब 20% से इंक्रीज हो गया। क्यों, क्योंकि मैंने नंबर में 8 जोड़ा। तो जो 8 है वो 20% का वैल्यू है, और मुझे कितना परसेंट का वैल्यू चाहिए, 100% का। तो 20 से ये 5 बार चला जाएगा, नंबर कितना आ जाएगा, 40। डायरेक्ट आ जाएगा। सोच पा रहे हो आप, ऐसे ऐसे ही सोचना है। ठीक है। The number of boys in a class is 45% of the total number of students in the class. If the number of girls in the class is 33, then what is the number of boys in the class? तो मैं टोटल स्टूडेंट्स क्लास में एक पकड़ रहा हूँ, एक मान ले रहा हूँ, और बॉयज़ जो है वो 45% है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है। अगर बॉयज़ 45% है, मान लीजिए 100% है टोटल स्टूडेंट्स, 100% है टोटल स्टूडेंट, और एक क्लास में बॉयज़ और गर्ल्स ही होता है। अगर बॉयज़ मेरा 45% है तो गर्ल्स मेरा कितना परसेंट होगा, 100 माइनस 45% ही तो होगा, जो बचा हुआ है वही मेरा गर्ल्स होगा। तो बॉयज़ अगर 45% है तो गर्ल्स मेरा कितना होगा, 45% से, 100 से 45% अगर मैं माइनस कर दूँ, 55% जो आएगा वो मेरा गर्ल्स आएगा। तो बॉयज़ अगर 45% है तो 55% मेरा गर्ल्स आएगा। तो एक्स का 55% मेरा गर्ल्स आएगा, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, गर्ल्स का वैल्यू 33 दिया हुआ है। तो मतलब x इंटू 55/100, 55/100 इज इक्वल टू 33। 11 से काटिए ये 5 बार में, 11 से काटिए ये 3 बार में, तो ये मेरा कितना आ रहा है, 5 से 20 बार में। तो x मेरा आ रहा है 60। x मेरा कितना आ रहा है, 60। तो ये मेरा आंसर नहीं है, ये तो टोटल स्टूडेंट्स आया। x मैंने क्या माना था कि टोटल स्टूडेंट्स, ये मेरा टोटल स्टूडेंट्स आया। लेकिन मुझसे पूछा गया है देन व्हाट इज द नंबर ऑफ बॉयज इन द क्लास। तो बॉयज कितना है, 45% है। तो टोटल स्टूडेंट 60 का 45%। अब 45% फ्रैक्शन में डायरेक्ट अब सोचिए, 5% का ये 9 गुना है, तो 5% का फ्रैक्शन होता है 1/20। तो 45% 9 गुना है, तो ये फ्रैक्शन हो जाएगा 9/20। तो 20 से ये 3 बार, और 3×9 = 27। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब डायरेक्ट आप इसको कैसे सोच सकते हैं, ये तो मेथड 1 हो गया एकदम बेसिक। अब मेथड 2 इसका क्या हो सकता है, देखिए आपको मैं एकदम सोचना सिखा दूंगा। मेथड 2 इसका, तो 45% अगर बॉयज़ है तो 100% टोटल स्टूडेंट्स है, तो 45 में अगर
100 में से घटा दूंगा तो 55% मेरा गर्ल्स हो जाएगा। तो 33 जो वैल्यू है ये कितना का है, 33 जो वैल्यू है 55% का है। तो 55 तो लिख देंगे हम नीचे। और हमें चाहिए कितने का वैल्यू, हमें 100 का वैल्यू इस बार नहीं चाहिए, इस बार हम 100 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टोटल स्टूडेंट्स आ जाएगा, लेकिन हमें तो टोटल स्टूडेंट्स नहीं चाहिए, हमें बॉयज़ चाहिए। तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक बात हमेशा पूरी अरिथमेटिक में याद रखना है, जिसका वैल्यू दिया जाए उससे डिवाइड करना है और जिसका वैल्यू पूछा जाए उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 33 55% का वैल्यू है और इसका वैल्यू हमें चाहिए 45% का वैल्यू हमें चाहिए, उससे मल्टीप्लाई करना है। तो 11 से 3 बार, 11 से 5 बार, 5 से 9 बार इक्वल टू 27 डायरेक्ट आएगा, डायरेक्ट। ठीक है। If 40% of A is equal to 64% of B, then what will be H to B? बहुत आसान सा सवाल है। 40% को मैं लिख सकता हूँ 2/5, 2/5 ऑफ A इज इक्वल टू 64%। आप इसे कैसे सोच सकते हैं, फ्रैक्शन 4% होता है 1/25, तो ये 16 गुना है, 4 इंटू 16 64, तो ये 16/25 हो जाएगा, 16/25 ऑफ B। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो 5 से ये कट जाएगा 5 बार, तो ये 10A इक्वल टू 16B हो जाएगा। तो 2 से 5 बार, 2 से 8 बार, तो A/B इज इक्वल टू 8/5 हो जाएगा। ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, आप ऐसे कर सकते हैं या फिर आप इसे परसेंटेज में ही रख दे सकते हैं, आप इसे परसेंटेज में ही रख सकते हैं। परसेंटेज में रख के कैसे होगा, 40% ऑफ A इज इक्वल टू 64% ऑफ बी। अब परसेंटेज के कारण इधर भी 100 आएगा, परसेंटेज हटेगा, और इधर भी 100 आएगा, मेरा परसेंटेज हटेगा। तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं परसेंटेज को ऐसे नीचे 100 लिख के ऐसे नहीं हटा रहा हूँ, मैं डायरेक्ट परसेंटेज से परसेंटेज काट सकता हूँ, मैं डायरेक्ट परसेंटेज से परसेंटेज काट सकता हूँ। ये भी कट जाएगा, ये भी कट जाएगा। तो इससे मेरा फ़ायदा क्या होगा, 4 से मैं इसे काट सकता हूँ 10 बार में, 4 से ये 16 बार में, फिर से 2 से ये 5 बार में, 2 से ये 8 बार में। तो मतलब 5A मेरा आ जाएगा इज इक्वल टू 8B। तो A/B मेरा आ जाएगा 8/5। तो यही मेरा रेशियो आ जाएगा, A/B 8/5, 8:5। ठीक है। 20% ऑफ A's इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ B's इनकम। इफ A's इनकम इज 2550, देन व्हाट इज B's इनकम। तो मैं A का इनकम A मान रहा हूँ और B का इनकम B मान रहा हूँ। तो 20% ऑफ A's इनकम इज इक्वल टू 10% ऑफ B's इनकम। तो मुझे A और B का इनकम का रेशियो मिल जाएगा, क्योंकि A का इनकम मैंने A मान लिया है और B का इनकम मैंने B मान लिया है। तो 20% और 10% का परसेंट से परसेंट कट जाएगा, 10 से एक बार, 10 से दो बार, तो 2A इज इक्वल टू B आ जाएगा, 1B। तो A/B आ जाएगा इज इक्वल टू 1/2। ठीक है। अब एज इनकम 2550, तो 2550 का वैल्यू क्या है, 2550 का वैल्यू क्या है, इधर से मैं तो रेशियो लिख रहा हूँ ना, A/B इज इक्वल टू ये 1:2 है। तो मुझे रेशियो और परसेंटेज सब में ये काम आएगा। जिसकी वैल्यू दिया है वो तो लिखेंगे नीचे, और जिसकी वैल्यू पूछा है वो उससे करेंगे मल्टीप्लाई। तो 2550 ए का इनकम दिया हुआ है, तो ए का इनकम इधर कितना है, रेशियो में 1 है, तो इसको लिखेंगे नीचे। और बी का इनकम पूछा है, तो बी का इनकम रेशियो में कितना है, 2, तो उससे तो करेंगे मल्टीप्लाई। तो बस आपको बी का इनकम यहाँ से मिल जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 5100। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत आसान है। If 20% of P is added to 40% of Q, 20% of P is added to 40% of Q, then the resultant comes as 80% of Q. P is what percentage of Q? ओके, तो 80% ऑफ Q से अगर मैं 40% ऑफ Q घटा दूँ, इसको इधर लेके माइनस कर दूँ, तो मुझे क्या मिलेगा, 20% ऑफ P इज इक्वल टू 80 से 40 जाएगा, 40 बचेगा, तो 40% ऑफ Q। ठीक है, तो परसेंटेज से परसेंटेज फिर से कट जाएगा, तो 20 से ये एक बार, 20 से दो बार, तो P/Q मेरा कितना आएगा, 2/1। अब यही रेशियो आ गया, P/Q मेरा कितना आ गया, P/Q आ गया मेरा 2:1। अब बोला गया है P इज व्हाट परसेंटेज ऑफ Q, मतलब P का मान कितना है, 2, 2 एक का कितना परसेंट है, 2 किसका, एक का, तो एक ही मेरा बेस आएगा, इंटू 100 इतना परसेंट, तो 200%। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। अब इसको डायरेक्ट कैसे सोचे, इसको बिना एक स्टेप लिखे कैसे सोचे।
20% ऑफ पी में मैं 40% क्यू का जोड़ रहा हूँ, तो मुझे 80% क्यू का मिल रहा है। तो आप एक बात सोचिए, 40% क्यू में 40% क्यू में मैं क्यू का कितना परसेंट जोड़ूं कि मुझे 80% क्यू का मिले। आप सिंपल इतना सोचिए कि 40% क्यू में मैं क्या जोड़ूं, 40% क्यू में मैं क्यू का कितना परसेंट जोड़ूं कि मुझे 80% क्यू का मिले। तो आप बोलोगे मुझे 40% क्यू का जोड़ना पड़ेगा। 40% क्यू में मैं 40% क्यू का जोड़ूंगा तभी तो मुझे इससे 80% क्यू का मिलेगा। लेकिन मैं जोड़ तो 20% पी का रहा हूँ। तो मतलब 40% क्यू का मान 20% पी का मान का समान है, तभी ना मुझे 80% क्यू का मिल रहा है। यही बात बस कैच है, इसी को आपको समझना होगा। मतलब मैं डायरेक्ट यह लिख सकता हूँ कि 20% जो पी के है वो 40% क्यू के बराबर है। और अगर मुझे ये समझ में आ गया तो मैं डायरेक्ट यहाँ से कर पाऊंगा कि पी बटा क्यू इज इक्वल टू 2/1। और पी क्यू के कितने परसेंटेज है, पी इज व्हाट परसेंटेज ऑफ क्यू, तो 2/1 गुना 100, तो 200%। ऐसे डायरेक्ट आ जाएगा। ठीक है, बस आपको अपनी सोच डेवलप करनी है और कुछ नहीं। Shantanu's income decreased from rupees 42,800 to 37,236. Find the percentage decrease in his income. अब देखिए, कोई चीज 50 से 70 हो गया, अगर मैं बोलूँ कितना परसेंटेज का इंक्रीज आया, तो आप क्या करोगे? 50 से 70 कितना इंक्रीज आया? 20 का इंक्रीज आया। किसके ऊपर? 50 के ऊपर, इंटू 100, यही तो करोगे 50 से 2 बार, तो ये 40% का इंक्रीज आया। लेकिन अगर ये नंबर बड़ा हो तो हम इसे काट भी सकते हैं, रेशियो भी हम इसका ले सकते हैं। कैसे? 50 से 70 हो गया, हम अगर इसका रेशियो ले ले, 0 से 0 काट दे, तो रेशियो कितना आएगा? 5:7। तो अब अगर मैं निकालना चाहूँ कि कितना परसेंट इंक्रीज आया, तो 5 से 7 हो गया, कितना इंक्रीज आया? 2। इसके ऊपर 5 के ऊपर, इंटू 100, तभी भी 2/5 का परसेंटेज मान क्या आता है? 40%। तो 40% यहाँ से भी आता है। लेकिन आसान मुझे ये पड़ेगा जब नंबर मेरा बड़ा आएगा। ठीक है, तो मैं समझाना ये चाहता हूँ, जब भी आपको बड़े से बड़ा नंबर दिखे तब आप इसे काट सकते हो। जैसे ही आप 42,800 है और 37,236 है, तो आप क्या करोगे? आप इसका रेशियो ले सकते हो, 42,800 और 37,236, आप रेशियो ले लो, 4 से काट दो, तो 4 एकम 4, 0, 4 7 ज़ा 28, 00, और इसे 4 से कटोगे तो 4 9 ज़ा 36, 1 3 ज़ा, और ये, और शायद यहाँ तो आपको उतना फ़ायदा नहीं मिलेगा क्योंकि ये नंबर ही बड़ा सेट किया गया है, और इसे काटना शायद, और इसे काटा नहीं जाएगा, काटा नहीं जा सकता। तो इसे तो आपको ऐसे ही मैनुअली मतलब काउंट करना पड़ेगा कितना डिक्रीज आ रहा है। तो आप माइनस कर सकते हो, 10700 से 9309 आप माइनस कर सकते हो। इतना आ रहा है, तो 1391 किससे हो रहा है? बेस क्या आएगा? इतना, इंटू 100, इतना परसेंट, तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आएगा एक बार और 3 बार, तो 13% मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, देयर आर 3 numbers p, q and r. 30% of p is equal to the 15% of q. 30% of p is equal to 15% of q. तो अगर मैं यहाँ से रेशियो निकालूँ, 15 1 जा, 15 2 जा, तो p बटा q मेरा यहाँ से आ रहा है 1/2। तो p और q का रेशियो मुझे मिल जाएगा 1:2। और 20% ऑफ q इज इक्वल टू 10% ऑफ r। 20% ऑफ q इज इक्वल टू 10% ऑफ r। तो q बटा r यहाँ से मुझे मिल जाएगा 10 से एक बार, 10 से 2 बार, 1/2। तो q बटा r भी है 1/2। तो यहाँ से मैं रेशियो कैसे फाइंड आउट कर सकता हूँ? जो मेरा कॉमन है, जैसे q, तो q से यहाँ से 2 बार मल्टीप्लाई होगा, q से मैं p को भी मल्टीप्लाई करूंगा, q से q को भी मल्टीप्लाई करूंगा, और लास्ट का मल्टीप्लाई लास्ट से एक बार। मतलब जो कॉमन है उससे तो दोनों को मल्टीप्लाई, और लास्ट को लास्ट से एक बार। मतलब ये 1 कम 1, 1 से 2 बार 2, और 2 से 2 4, तो 1:2:4 आएगा मेरा p/q/r। कितना आएगा? 1:2:4। ठीक है,
तो मेरा P/Q/R कितना आएगा 1:2:4। अब मुझे बोला गया है कि बाई व्हाट परसेंटेज इज R मोर देन P, मतलब R P से कितना परसेंट ज्यादा है, R P से कितना ज्यादा है, 3 ज्यादा है, किससे, P से, 1 से, इंटू 100%, मतलब 300%, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पे मुझे पहले और आखिरी का रेशियो पूछा है, पहले और आखिरी का संबंध पूछा है, मतलब पी और आर का संबंध पूछा है, पी से आर कितना ज़्यादा है, आर से पी कितना ज़्यादा है, परसेंटेज में पूछा है। तो मुझे यहाँ ऐसे तीनों का रेशियो निकालना ज़रूरी नहीं है। मुझे P/Q/R मिल गया था, मुझे P/Q मिल गया था 1:2, और मुझे Q/R मिल गया था, वो भी 1:2 था। तो मुझे P/Q/R निकालना ज़रूरी नहीं। मुझे अगर फर्स्ट का और सिर्फ लास्ट का रेशियो निकालना है, P/R का रेशियो निकालना है, तो क्या करना है, सिर्फ ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है ऊपर से नीचे तक। पहले वाला ऊपर से नीचे तक 1:1 का मल्टीप्लाई करना है 1 से, तो 1 आएगा, और 2 से 2 का मल्टीप्लाई 4 आएगा, तो 1:4 डायरेक्ट P/R का रेशियो आ जाएगा। अब बोला है कि R P से कितना परसेंट ज़्यादा है, मतलब 4 1 से कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है, इससे 1 से, इंटू 100, तो मेरा 300% आ जाएगा। ठीक है, two numbers are respectively 61% and 35% less than a third number. तो the first number is what percentage of the second number, तो थर्ड नंबर को मैं x मान रहा हूँ, तो फर्स्ट नंबर मेरा 61% लेस है, तो 61% लेस है, तो मैं 100 से 61 घटा दूंगा, तो फर्स्ट नंबर मेरा क्या आ जाएगा, 39% ऑफ x आ जाएगा, और सेकेंड नंबर 35% लेस है, तो 100 से ये घटा दूंगा, तो 65% ऑफ x आ जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये मेरा सेकेंड नंबर है, ये मेरा थर्ड नंबर, जो कि मैंने x मान लिया है। तो फर्स्ट नंबर जो कि 39/100x है, ये व्हाट परसेंटेज ऑफ द सेकेंड नंबर, मतलब 65/100x का कितना परसेंटेज है, ये मेरा आंसर आएगा। तो 100 से 100 कट जाएगा, x से x कट जाएगा, 13 से जाएगा 3 बार, 13 से जाएगा 5, तो 3/5 का परसेंटेज में वैल्यू क्या होता है, 60% होता है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा 60%। ठीक है, लेकिन ऐसे हम इसको नहीं करेंगे, बहुत लेंदी जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, 100 मान के करेंगे, तो मेरा आसान हो जाएगा। तो ये मेरा फर्स्ट नंबर है, ये मेरा सेकंड नंबर है, ये मेरा थर्ड नंबर है। अगर मैं थर्ड नंबर को 100 मान लूँ, तो पहला नंबर मेरा 61% लेस है थर्ड नंबर से, तो 61%, 100 का 61 ही होता है, तो मैं 61 अगर माइनस कर दूँ तो ये 39 हो जाएगा। और अगर सेकेंड नंबर 35% लेस है, तो 100 से 35 माइनस कर दूँ, सेकेंड नंबर मेरा 65 हो जाएगा। तो यहाँ बोला गया है कि फर्स्ट नंबर मेरा सेकेंड नंबर का कितना परसेंटेज है, तो फर्स्ट नंबर किसका, सेकेंड नंबर का, तो सेकेंड नंबर बेस में आएगा इंटू 100, 13 से 3 बार, 13 से 5 बार, तो 3/5 मेरा कितना परसेंट होता है, 60% होता है, तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, A is 25% more than B and B is 30% less than C. If C is 20% more than D, then by what percentage is A more than D? तो 4 यहाँ वेरिएबल है, A B C D। अगर मैं D को 100 मान लूँ, तो बोला गया है C is 20% more than D, तो 100 का 20% 100 ही होता है, तो C 20% ज़्यादा है, मतलब C 120 है। B is 30% लेस देन C, तो 120 का 30% लेस है, मतलब 70/100 से मल्टीप्लाई करना होगा, 0 से 0, 0 से 0, मतलब 84 है मेरा B, डायरेक्ट आ गया। मैं ये भी कर सकता था कि 120 का 30% निकाल सकता था, तो 120 का 30% आता 36, तो 120 से मैं 36 माइनस कर सकता था, ऐसे भी 84 ही आता, आप निकाल सकते थे। या तो मैं ये कर सकता था, 120 को डायरेक्ट 70/100 से मल्टीप्लाई कर सकता, तो डायरेक्ट मेरा 84 आ गया। ऐसे भी कर सकता था, ऐसे भी कर सकता था, आप दोनों तरीके से कर सकते थे। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि A is 25% मोर देन B, 25% मोर देन B, तो 84 का मैं 25% मतलब 1/4 निकाल रहा हूँ, जो कि आएगा 21, और 84 में मैं 21 जोड़ दूंगा क्योंकि ये ज़्यादा है, तो 105 मेरा आ जाएगा, तो A मेरा 105 आ जाएगा। अब बोला गया है देन बाई व्हाट परसेंटेज इज A मोर देन D, तो D से A कितना प्रतिशत ज़्यादा है, 5 ज़्यादा है, किससे, D से, तो D बेस में आएगा इंटू 100, तो मेरा आंसर क्या आएगा, 100 से 100 कट जाएगा, 5% ज़्यादा है, ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है,
अब इसको रेशियो से भी किया जा सकता है। वो कैसे? ए इज 25% मोर देन बी, तो ए और बी का पहले रेशियो बनाओ। 25% का फ्रैक्शन क्या होता है? 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो ए इज 25% मोर देन बी, मतलब बी अगर मेरा 4 है तो 25% 4 का 1 होता है, तो ए 4 से 1 ज्यादा मतलब 5 होगा। बी और सी का रेशियो आप बनाओ। बी का और सी का रेशियो, बी इज 30% लेस देन सी। 30% का फ्रैक्शन होता है 3/10, तो 10 का 30% 3 होता है, तो बी इज 30% लेस देन सी। तो सी अगर 10 है तो उसका 30% 3 कम होगा, मतलब बी मेरा 7 होगा। और सी इज 20% मोर देन डी, तो सी और डी का रेशियो क्या आएगा? सी इज 20% मोर देन डी। 20% का फ्रैक्शन होता है 1/5, तो डी अगर मेरा 5 है, 5 का 20% 1 होता है, तो 5 से 1 ज्यादा, सी मेरा क्या आएगा? 6 आएगा। अब मैं ए और डी का डायरेक्ट रेशियो कैसे निकाल सकता हूँ? मैं डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा और डायरेक्ट इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा, और क्रॉस अगर कुछ काटे तो मैं काट सकता हूँ। और मैं पहले भी बताया, पी क्यू आर वाला एक क्वेश्चन था, पहले का और आखिरी का मुझसे पूछा है, ए का और डी का, तो मुझे और कुछ निकालना नहीं है। मैं डायरेक्ट फर्स्ट 3 का और लास्ट 3 का, मतलब पहले वाला क्या, पहले इस 3 का और लास्ट 3 का मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दूंगा, मुझे पहले और लास्ट का रेशियो मिल जाएगा। और क्रॉस में अगर कुछ काटे मैं काट भी सकता हूँ, जैसे 5 से 5 यह कट जाएगा, 2 से ये 3 बार, 2 से 2 बार, और कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 3 × 7, 3 × 7 21, और इधर 20, तो ए इज व्हाट परसेंटेज मोर देन डी? इतना ज्यादा है, एक ज्यादा है, इससे 20 से इंटू 100%, तो कितना आएगा? 5%। आंसर नहीं बदलेगा, आंसर कभी भी नहीं बदलेगा। अब टू नंबर्स आर इन द, मतलब परसेंटेज का क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे 5। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:7। टू नंबर्स आर इन द रेशियो ऑफ 3:7 इफ 11 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच। अगर दोनों से 11 घटा दिया जाए, द रेशियो बिटवीन द नंबर्स बिकम 7:20। फाइंड द स्मॉलर नंबर। तो इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट से करेंगे। 3 का 20 से मल्टीप्लाई, 7 का 7 से मल्टीप्लाई, तो से 60 - 49, 11। 11 रेशियो का वैल्यू क्या आएगा? 11 का फिर से 20 से मल्टीप्लाई 220, और 7 का 11 से मल्टीप्लाई 77, तो 220 - 77 कितना आ रहा है? 3 143। तो 11 रेशियो का वैल्यू 143 आ रहा है, तो एक रेशियो का वैल्यू 13 आएगा। एक रेशियो का वैल्यू 13 आएगा, हमें स्मॉलर नंबर पूछा है, तो 3 का वैल्यू हमें चाहिए। एक रेशियो का वैल्यू 13 आएगा, तो 3 रेशियो का वैल्यू 13 × 3, 39 आ जाएगा। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम अलग तरीके से भी, सेम ही है, बस लिखने का तरीका है कैसा। इसका बेसिक मैं नहीं बता रहा, बेसिक बेसिक भी बता सकता हूँ, ठीक है, एक बार बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। 3:7, 7:20, और दोनों से मैं 11 सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, वो सेम, ये और वो सेम ही है, बस ये लिखने का तरीका है। तो ये 3 से 20 ऐसे मल्टीप्लाई होता है, वहाँ वैसे होता है। यहाँ पे भी 11 आएगा, 11 रेशियो का वैल्यू, यहाँ से ये मल्टीप्लाई होकर माइनस होगा, ये 143 आएगा। तो एक रेशियो का वैल्यू यहाँ से भी 13 आएगा, और स्मॉलर नंबर हमसे पूछा है, 3 का वैल्यू पूछा है, तो 3 का वैल्यू 13 × 3 हो जाएगा, इज इक्वल टू 39 हो जाएगा। तो 39 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब इसका बेसिक, इसका बेसिक क्या होगा? टू नंबर्स आर इन द रेशियो 3:7, तो मैं x अगर इसका कॉमन फैक्टर मान लूँ, तो नंबर हो गया 3x और 7x। अब दोनों से मैं 11 घटा रहा हूँ, 3x से भी 11 घटा रहा हूँ, 7x से भी 11 घटा रहा हूँ, तो मेरा रेशियो क्या हो गया? 7:20। अब कैलकुलेट करना है, ये आएगा 60x - 220, और इक्वल टू में आएगा ये 49x - 77, तो ये मेरा हो गया 11x इज इक्वल टू 143 आएगा। तो x मेरा आ गया 13, और मुझे छोटा नंबर मतलब 3x का वैल्यू चाहिए, 3x का वैल्यू चाहिए, तो 3x का वैल्यू 3 × 13 हो जाएगा, मतलब 39 हो जाएगा। तो कैसे भी करो आंसर सेम ही आएगा। ठीक है, A and B can do a piece of work in 8 days and B alone can do it in 16 days. तो A and B can do a piece of work in 8 days and B alone can do it in 16 days. तो मुझे पहले टोटल वर्क मानना होगा, तो
एलसीएम मान लेंगे हम, 16 और 8 का 32, ये हो गया टोटल वर्क। तो इसको हम 32 को अगर 8 से डिवाइड करेंगे तो ए प्लस बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा, तो वो होगा 4। और बी से बी मतलब 32 को अगर 16 से डिवाइड करेंगे तो बी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। अब ए प्लस बी का मिला के एफिशिएंसी 4 है और बी का खुद का एफिशिएंसी 2 है, तो ए का भी एफिशिएंसी 2 ही होगा। अब बोला गया है इन हाउ मेनी डेज कैन ए डू इट अलोन, तो 32 काम है, ए का एफिशिएंसी 2 है, ए अकेले कितने दिन में काम करेगा, 16 दिन में। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। The difference between the simple interest on the principal of rupees 500 at an interest rate of 5% per annum for 3 years and 4% per annum for 4 years is, रेट जो होता है सिंपल इंटरेस्ट के केस में सेम रहता है, तो 5% 3 साल के लिए, 5% 3 साल के लिए, तो ये मल्टीप्लाई हो जाता है। इफेक्टिव रेट जो होता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है इंटरेस्ट के केस में, सिंपल इंटरेस्ट के केस में 15% हो जाएगा, और 4 साल तक 4% का रेट, इफेक्टिव रेट क्या आएगा, 16% हो जाएगा। तो 500 का मुझे क्या निकालना है, 4 साल के लिए 4% का रेट जो कि है 16%, इफेक्टिव रेट मल्टीप्लाई हो जाता है, और 5% का रेट 3 साल के लिए जो कि 15% मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये दो रेट का हमें क्या निकालना है, डिफरेंस निकालना है। तो 16% और 15% का मुझे क्या डिफरेंस निकालना होगा, 500 प्रिंसिपल का। तो मेरा 500 प्रिंसिपल का 1% का निकालना होगा इंटरेस्ट, जो कि होगा परसेंटेज से 2 जीरो कट जाएगा, जो कि होगा 5 रुपीज। ठीक है, ये तो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन बॉडमास रूल से हम करते हैं। बॉडमास भी नहीं, वी बॉडमास, ये वेनिकुलम होता है, बी फॉर ब्रैकेट होता है, ओ फॉर ऑफ होता है, डी फॉर डिवीजन, एम फॉर मल्टीप्लिकेशन, ए फॉर एडिशन, एस फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, इसी सीक्वेंस में हम लोग करते हुए चलते हैं। तो यहाँ पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा, उससे भी पहले ब्रैकेट के अंदर ऑफ है तो ऑफ सॉल्व होगा। तो 8 ऑफ 3, ऑफ मतलब इंटू होता है, तो ये 24 में से 16 माइनस होगा, तो ये कितना आएगा, 8। और ब्रैकेट जब खुलेगा तो पहले डिवाइड होगा, 8 डिवाइडेड बाई 4 कितना होगा, 2 होगा, फिर मल्टीप्लाई होगा, 2 को 20 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 40 आएगा, फिर 44 में से 40 जाएगा तो 4 आएगा, तो 64 डिवाइडेड बाई 4 मतलब 16 आएगा मेरा आंसर। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन आज के क्लास का। ए कार ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर एट यूनिफॉर्म स्पीड इफ द स्पीड ऑफ कार इज, इफ द नॉफ हो गया है, यस ऑफ होगा। If the speed of car is increased by 8 km per hour, then it takes 2 hours less to cover the same distance. What is the original speed of the car? तो स्पीड हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर, और कुछ देर बाद वो हो गया x प्लस 8 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इंटू टाइम, ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम। तो 60 किलोमीटर डिस्टेंस सेम है, 60 किलोमीटर ट्रेवल करना है। ठीक है, ये स्पीड बाद का है, ये स्पीड ओरिजिनल है, तो 2 घंटे हमें कम लग रहा है, तो ये बेसिक से करना होगा। 60 अपॉन एक्स माइनस 60 अपॉन एक्स प्लस 8। 60 डिस्टेंस है और एक्स स्पीड है, तो मुझे ये डिस्टेंस बाय स्पीड करने से क्या मिलेगा, टाइम। तो इधर से जो टाइम है और इधर से जो टाइम है, इन दोनों का अंतर मुझे दिया है 2 आवर्स। ठीक है, तो इसको सॉल्व करना होगा, तो सबसे बेहतर है मुझे ऑप्शन से सॉल्व करना। अगर मैं ऑप्शन पुट करूंगा, अगर 12 पुट करूं मैं, तो ये आएगा 5 माइनस ये 20, ये आएगा 3, 5 माइनस 3 कितना हो रहा है, 2 हो रहा है, तो यही मेरा आंसर है। तो आंसर मेरा 12, ऑप्शन से ये सबसे बेहतर है सॉल्व करना। ठीक है, तो आज का क्लास यही पे एंड होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सक्सेसिव का क्वेश्चन करेंगे, और बेसिक का अगर कुछ क्वेश्चन बच गया होगा तो वो मैं और लेके आऊँगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।